खबरें, खबर ही नहीं, खबर का विश्लेषण भी। नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ हल्के फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी के राजस्थान में कई कार्यक्रम। अंता में किया जनसभा को संबोधित। लाल डायरी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने 5 साल में जल, जंगल और जमीन को बेचा। राजस्थान और तेलंगाना में चरम पर चुनाव प्रचार। बीजेपी की ओर से अमित शाह और जेपी नड्डा की राजस्थान में रैलियां और रोड शो। अन्य दलों ने भी संभाला मोर्चा। कांग्रेस ने जारी किया राजस्थान चुनावी घोषणा पत्र। एक बार फिर मुफ्त योजनाओं का पिटारा बना कांग्रेस घोषणा पत्र। सरकारी नौकरी और बीमा योजना समेत कई वादों से जनता को लुभाने की कोशिश। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर उत्तराखंड के सीएम से की फोन पर बात। सुरंग में फंसे श्रमिकों के वीडियो और खाना पहुंचाने की दी गई जानकारी। पीएम ने कहा, श्रमिकों को सुरक्षित निकालना है सर्वोच्च प्राथमिकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर। मयूरभंज में कौशल प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन। बादाम पहाड़ से 3 नई ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। भारत ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच दिल्ली में आज फॉरेन मिनिस्ट्रियल फ्रेमवर्क डायलॉग। रणनीतिक साझेदारी में सहयोग के अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा। इजरायल हमास संघर्ष पर चर्चा के लिए ब्रिक्स देशों की आपातकालीन वर्चुअल बैठक आज। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति करेंगे बैठक की अध्यक्षता। संयुक्त राष्ट्र महासचिव भी होंगे शामिल। और गोवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्घाटन। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने की शुरुआत। कहा, पीएम के विजन के तहत युवाओं को मिल रहे हैं बेहतर अवसर। भारतीय युवाओं के पास किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता। और बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों की। राजस्थान में प्रधानमंत्री की लगातार चुनावी जनसभा जारी है। उन्होंने आज 12 के अंता में एक जनसभा की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के तुष्टीकरण और परिवारवाद की नीति को राजस्थान के विकास में बड़ी बाधा बताया। अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस
इन तीन बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। वहीं प्रधानमंत्री ने तीज त्योहार पर होने वाले दंगों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा दंगाइयों को सम्मानित करने के आरोप लगाए। आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था, ये क्या कोई भूल सकता है क्या? राजस्थान में अंता के बाद पीएम कोटा के दशहरा मैदान में दोपहर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 3 जिलों की 10 सीटों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद करौली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करौली गंगापुर मार्ग पर स्थित सिद्धार्थ सिटी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को 6 बजे पीएम मोदी जयपुर में एक भव्य रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान की सभी सीटों पर एक ही चरण में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ने 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर सीएम अशोक गहलोत, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सचिन पायलट, प्रमोद तिवारी समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने मतदान के 4 दिन पहले जारी किए गए घोषणा पत्र में मुफ्त योजनाओं के वादों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने, 4 लाख सरकारी नौकरियां, 10 लाख नए रोजगार, किसानों को 2 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज, एमएसपी के लिए कानून बनाने, 400 रुपए में गैस सिलेंडर समेत तमाम वादे अपने घोषणा पत्र में शामिल किए। इसके अलावा जाति आधारित गणना कराने का भी वादा किया। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह नहीं बताया कि जनता के सामने किए गए इन मुफ्त योजनाओं के लिए धनराशि का इंतजाम कैसे होगा। गणना कराएंगे जिससे उन जाति के लोगों को जिनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप गांव में जाएंगे, समाज का ऐसा बहुत वनरेबल सेक्शन है जो शिक्षा से वंचित है, सड़क से वंचित है, पीने के पानी से वंचित है, उन लोगों को सरकारी सुविधा मिल सके, गवर्नमेंट का जो फंड है उनका डिवोल्यूशन इस आधार पर हो सके, इस पर्पज के लिए हम जाति जनगणना अपनाकर समाज के सभी वर्गों को एक ही स्तर पर लाने का काम करेंगे। और अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर पीएम लगातार नजर बनाए हुए हैं। टनल में फंसे श्रमिकों के बचाव अभियान के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और मौजूदा घटनाक्रम समेत राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। इस बात की जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए बताया कि इस दौरान पीएम को 6 इंच व्यास की पाइपलाइन के सफलतापूर्वक मलबे के आर पार किए जाने और इसके माध्यम से भोजन और अन्य जरूरी सामान श्रमिकों तक पहुंचाने के विषय में अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री को सीएम धामी ने जानकारी दी कि श्रमिकों से एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरे की मदद से हुई बातचीत और उनकी कुशलता की जानकारी भी दी, जिसके बाद पीएम ने कहा कि सभी श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो प्रधानमंत्री की लगातार नज़र है। प्रधानमंत्री से आज सीएम धामी ने फ़ोन पर बात की और उन्हें वहां चल रहे कार्यों के बारे में अवगत कराया।
तो प्रधानमंत्री ने ताज़ा हालातों की जानकारी ली उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री धामी ने राहत और बचाव कार्यों की उन्हें जानकारी दी और किस तरह से 6 इंच व्यास लंबी पाइपलाइन को साफ़ कराया गया है, उसका मलबा साफ़ कराया गया है और किस तरह से प्रगति आगे बढ़ रही है, यही उन्होंने बताया। इससे पहले उत्तरकाशी सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की पहली बार तस्वीरें सामने आने के बाद परिजनों और लोगों ने राहत की सांस ली है। बचाव अभियान में जुटे अधिकारियों ने एंडोस्कोपी कैमरे के जरिए ये वीडियो कैप्चर किया है और उनसे वॉकी टॉकी के जरिए बात की। मजदूरों को निकालने के लिए 10 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये वो वीडियो है जो लिया गया है और वॉकी टॉकी से उनसे बातचीत भी की गई है। उत्तरकाशी में सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के लिए भोजन भी तैयार किया जा रहा है। 6 इंच की पाइपलाइन के जरिए मजदूरों तक खाना पहुंचाया जाएगा। इससे पहले बोतलों में पैक करके मजदूरों को खिचड़ी भेजी गई थी। मजदूरों को निकालने के लिए 10 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों को कल बड़ी सफलता मिली। मजदूरों को पहली बार खिचड़ी, दाल और फल भेजे गए। इस तरह पहली बार 9 दिन से फंसे मजदूरों को गर्म खाना दिया जा सका। दरअसल सुरंग में 6 इंच व्यास की पाइप मलबे के आर पार होने के बाद ये मुमकिन हो पाया है। बचाव अभियान के दौरान अब तक श्रमिकों को 4 इंच की कंप्रेसर पाइपलाइन के जरिए खाने पीने की कुछ हल्की चीजें पहुंचाई जा रही थी। उत्तरकाशी में सुरंग हादसे के बाद बचाव अभियान में मदद के लिए पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि टीम काफी अच्छा काम कर रही है। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए काफी तेज प्रयास किए जा रहे हैं। The 900 pipe which is there, which I've seen and I'm going to go have another look at this morning, it's by far the best and fastest means to get them in, but it has its technical difficulties and that's why we're doing multiple rescue missions. You know, we've got mission from the top, missions from the front, mission from the side. We've got the men are coming home. We're just not sure which door they're going to use, right? We're knocking on the front door where the avalanche is with several ways. We're knocking on the side door. Maybe that will work. We're knocking on the top door. We're knocking on all these doors. Which one opens? Not sure. We'll have to ask. और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी यादव वहां पर लगातार बने हुए हैं जो इन राहत कार्यों की जानकारी लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब किस स्तर पर ये जो राहत और बचाव कार्य है ये पहुंच चुका है, क्या कुछ और उम्मीद नज़र आ रही है? इसके साथ ही लगातार प्रधानमंत्री भी नज़र बनाए हुए हैं और लगातार जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनसे वो जानकारी ले रहे हैं। घटना घटी है तब से लेकर केंद्र और राज्य की एजेंसियां लगातार सतत संवाद करके मैकेनिज्म के जरिए इस आपदा और राहत बचाव कार्य को अंजाम तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रही है। इसमें पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आए, उसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग सचिव भी आए और फिर प्रधानमंत्री ने भी इसमें पूरी रुचि लेते हुए संवेदनशीलता दिखाई और लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय का और राज्य के मुख्यमंत्री का सतत संवाद जारी है। प्रधानमंत्री ने इन मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए जो भी आवश्यक जरूरत है उसके लिए उपकरण और अन्य जरूरत की जो सहयोग की जो जरूरत है उसको पूरा करने का आश्वासन न केवल दिया है बल्कि यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। और यही वजह है कि कल यहाँ पे देर शाम 5 बजे 6 इंच की एक 52 मीटर की पाइप इसमें सुरंग में अंदर डाली, वो पाइप मजदूरों तक पहुंच चुकी है। इससे पहले जो पाइप थी वो 4 इंच की थी, तो उसमें समस्या ये आती थी कि जो ज़्यादा बड़ी खाद्य सामग्रियों पहुंचाने में दिक्कत होती थी, लेकिन इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें जैसे कल शाम को भी और आज सुबह भी ऑरेंज उनके पास भेजे गए हैं खाने के लिए, तो और भी कई चीज़ें इसके अलावा बातचीत में भी बेहद सुगमता हुई है। इसमें और नया डेवलपमेंट यह आया कि अब जो ह्यूम पाइप है उसको जो इमरजेंसी के लिए खाना और ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले पाइप है इनसे कनेक्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो 6 मुख्य बिंदु बनाकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की रणनीति बनाई गई थी, एक समन्वित प्रयास के साथ उस रणनीति के तहत भी काम किया जा रहा है। और अभी जो मेरे पीछे जो टनल देख रहे हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इसका विहंगम नज़ारा दिखाएं, इसमें किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। और जो ऊपर पहाड़ी पर आप जो देख रहे हैं, इस पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक रोड बनाई जा रही है और तकरीबन 1200 मीटर की रोड
बन चुकी है, उसमें थोड़ी ही रोड बाकी है, तो आज देर शाम तक ये पूरा हो जाएगा ऑपरेशन। उसके बाद इसमें सतलुज जल विद्युत निगम के अधिकारी इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम करेंगे। और ड्रिलिंग के अंदर इन्होंने अभी तक 2 मशीनें भी मंगवा ली है, जो पाइल रिग मशीनें कहलाती है। मशीनें तकरीबन 40 मीटर तक गहराई तक ड्रिलिंग करेगी। उसके बाद एक मशीन ओडिशा से मंगवाई जा रही है, तो वो मशीन 40 मीटर के बाद तकरीबन 86 मीटर तक इनको खुदाई करनी है, तो उसका काम पूरा करेगी। तो निश्चित तौर पर ये न केवल युद्ध स्तर पर कार्य जारी है, बल्कि इसमें और भी कई तरह की जो महत्वपूर्ण मसले हैं उनको संवेदनशीलता लेकर काम किया जा रहा है। इसमें अब जो यहाँ पे ड्रिलिंग का काम भी हो रहा है, तो पाइलिंग मशीन और ड्रिलिंग मशीन काम कर रही है। इसमें मलबा न गिरे इसके लिए शॉर्ट किट मशीन से स्प्रे भी किया जा रहा है, ताकि जो मलबा है वो स्थिर बना रहे और जो रिकवर हो रहा है स्पेस मलबा हटाने का उसकी जगह वो कवर नहीं कर पाए। तो इसमें कई मोर्चों पे कई तरह से काम न केवल हो रहा है, बल्कि इसका परिणाम भी दिख रहा है। बिल्कुल परिणाम दिख रहा है। इसके साथ ही एक जो वीडियो निकल कर आया है वो भी काफ़ी उम्मीद जगाता है, जिसमें जो मजदूरों की स्थिति है वो दिखाई देती है और उसके साथ ही उनसे बातचीत भी हुई है वॉकी टॉकी के जरिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सबसे पहले इसमें DRDO द्वारा रिमोट सेंस से चलने वाले ड्रोन और रोबोटिक्स यहाँ मंगवाए गए थे। तो ड्रोन तो सफल नहीं हो पाया, लेकिन रोबोटिक्स की भी कोशिश की जा रही थी। ड्रोन के जरिए कुछ पिक्चर ली गई, लेकिन अंदर धुंधलापन आ रहा था। उसके बाद ऑटोमेटेड कैमरा वहाँ भेजा गया, तो कैमरे ने शानदार तस्वीरें ली है जिसमें मजदूर दिखाई दे रहे हैं और उनसे पता चलता है कि वो न केवल स्वस्थ है बल्कि सेहतमंद भी है। बस केवल चिंता इस बात की उनको सकुशल बाहर निकाला जाए। एक एनवायरमेंट जोन में वो अंदर फंसे हुए, उसकी चिंता हम लोगों को है और सभी को है, लेकिन उनको सकुशल निकाला जा सकेगा। इसके लिए प्रयास न केवल जारी है, बल्कि जो तकनीकी एक्सपर्ट्स अपने अपने एंगल से नई नई विधाओं में इसमें काम करें अभियांत्रिकी के जरिए, उससे उम्मीद की जाती है कि अगले 203 दिन तक न केवल मजदूरों को निकाला जा सकेगा, बल्कि और भी इसमें सहूलियत दी जाएगी। जैसे आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं, आज देर शाम या कल तक यहाँ मोबाइल नेटवर्किंग का भी अंदर में पहुंचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो कनेक्टिंग संचार एजेंसियां यहाँ बहुत तेजी से काम कर रही है और ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए वहाँ नेटवर्क पहुँचाने की कोशिश की जा रही है टनल के अंदर, ताकि मजदूरों से सीधा संवाद मोबाइल के जरिए न केवल अधिकारी और इंजीनियर का हो बल्कि उनके परिजनों की भी डायरेक्ट बात हो, जो दूर सुदूर अपने गांव में बैठे बैठे इनका इंतजार करें। तो निश्चित तौर पर सरकार ने केवल संवेदनशील है, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय जिस तरह से इस पर नजर बनाए और बीते 4 दिन से प्रधानमंत्री कार्यालय के जो अधिकारी है मंगेश, वो खुद अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद है। पल पल की खबरें न केवल ली जा रही है, बल्कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट कितना ज्यादा आता है, जल्दी से जल्दी उस पर काम किया जा रहा है। जी ओपी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब इन लोगों से बातचीत हुई वॉकी टॉकी के जरिए, क्या कुछ वो बातचीत रही और इसके साथ ही इस बातचीत से कितनी बड़ी उम्मीद, आपने बताया कि जो उनके परिवार हैं इंतज़ार कर रहे हैं, और इसके साथ ही और कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी उन्हें बाहर निकाला जा सके? जी, इसके जो सबसे पहले तो मैं मजदूरों के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि जो टनल में काम करने वाले मजदूर हैं वो हम लोगों की तरह हमसे थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव और संवेदनशील होते हैं। यही वजह कि वो टनल में इतने दिन होने के बाद भी सकुशल है और स्वस्थ है, क्योंकि इनको कई सालों से यहाँ ऐसे वातावरण में काम करने का न केवल अनुभव रहता है, बल्कि उनको ये पता भी रहता है कि ऐसी आपदा या आपात स्थिति आए तो हमें किस तरह अपना मनोबल और मानसिक स्थिति को बनाए रखने हैं। तो यही वजह कि वो न केवल स्वस्थ है, बल्कि उनके परिजनों से जब बात होती है तो उल्टा परिजनों को वो सांत्वना देते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत की जो सरकार है, राज्य की जो सरकार है और जो इंजीनियर वो समन्वित प्रयास हमारे लिए कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम न केवल सकुशल आएंगे बल्कि इस काम को भी वापस आके फिर एक समय के बाद पूरा करके अंजाम तक पहुंचाएंगे। रही बात इसमें ऑपरेशनल वर्क की, तो मैं आपको बता दूं इसमें 6 मुख्य बिंदु बनाए गए हैं। जो मेरे पीछे टनल का पॉइंट है, ये सिल्कारा पॉइंट है। यहाँ पर नवयुगा कंपनी है, उसको काम दिया गया है और वो अमेरिकन ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग का काम कर रही है और तकरीबन 25 मीटर तक ड्रिलिंग इसमें हो चुकी है 900 mm के पाइप की, और आगे भी कार्य जारी है और ये तकरीबन 70 मीटर तक इसको पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही इसके साइड में एक स्केप टनल बनाने का काम हो रहा है। सेम सिचुएशन दूसरी तरफ इसकी जो वर्कआउट साइड है जहां से टनल शुरू होती है, वहां पर सतलुज विद्युत निगम एक कंपनी है जिसको जिम्मेदारी दी गई है, जो न केवल ड्रिलिंग कर रही है बल्कि इसके साइड में भी एक स्केप टनल बनाने का काम कर रही है। साथ ही साथ एक दूसरे मोर्चे पर काम हो रहा है, जो इस पहाड़ी पर दो बिंदु चिन्हित किए गए, वहां से वर्टिकल ड्रिलिंग होगी। इसके अलावा ONGC को भी काम दिया गया है, जो क्षैतिज स्तर पर दाएं और बाएं एक छोटी टनल बनाने का काम करेगी, ताकि हर मोर्चे पर काम किया जा रहा है, बाधा आए तो दूसरे पे काम प्रयास किए जा रहे हैं। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले अब ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ओडिशा के बादाम पहाड़ में 3 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 3 नई रेलगाड़ियां बादाम पहाड़ टाटानगर मेमू, बादाम पहाड़ राउरकेला साप्ताहिक एक्सप्रेस और बादाम पहाड़ शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस हैं। राष्ट्रपति बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन से शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन में बादाम पहाड़ से रायरंगपुर तक तकरीबन आधा घंटे का सफर भी राष्ट्रपति ने तय किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी, जिसे तकरीबन 12.12 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर में एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया और उसी गांव में SLS मेमोरियल आवासीय विद्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की। स्वच्छ भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर समर्पण और संवेदनशीलता सामने आई है। सोमवार को राजस्थान के बीकानेर में एक विशाल रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने रोड शो के मार्ग पर तत्काल सफाई अभियान चलाने का आदेश दिया। पीएम के निर्देश का पालन करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता तुरंत हरकत में आए, जिसके परिणाम स्वरूप रात में ही पूरे मार्ग को साफ कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि कार्यक्रमों के समापन के तुरंत बाद रोड शो और रैली स्थलों के मार्गों को भाजपा टीम द्वारा साफ किया जाए। ऐसा ही कुछ इंदौर में भी देखा गया, जहां कार्यक्रम के समापन के कुछ घंटों के भीतर ही रोड शो का मार्ग साफ कर दिया गया। गोवा में चल रहे 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल युवा शिक्षार्थियों को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने और भविष्य के अग्रणी फिल्म निर्माता और कलाकार बनाने के लिए मंच प्रदान करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारे युवा इतनी क्षमता रखते हैं कि वो किसी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की भी यही सोच है कि युवाओं को अवसर दिया जाए। बहुत सारे और लोग जिनका बहुत बड़ा योगदान देश ही नहीं दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, वो आपसे रूबरू होंगे, आपकी मास्टर क्लासेस लेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है और ये अवसर देने की सोच किसी और की नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि युवाओं को अवसर दो, और वो अपने आप इतनी क्षमता रखते हैं कि इसको किसी भी स्तर तक ले जा सकते हैं।
अहमदाबाद में 2 दिवसीय भारतीय वैश्विक मत्स्य सम्मेलन का उद्घाटन हो गया। सम्मेलन का विषय है मत्स्य और जल संपदा का महत्व। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भारतीय वैश्विक मत्स्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य लाभदायक चर्चाओं, बाजार की जानकारियों और नेटवर्किंग के लिए महत्वपूर्ण हितधारकों को एक मंच पर लाना है। सम्मेलन में 5000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक के हिस्से के रूप में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा मत्स्य पालन क्षेत्र की 10 परिवर्तनकारी पहलों को विशेष रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक खास मंडप भी स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, रूस समेत खाद्य विदेशी मिशनों और खाद्य और कृषि संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलनों में भी भाग लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए नकदी सहित शराब, ड्रग्स और उपहार बांटने की कोशिश थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि चुनाव आयोग की सख्ती से इन कोशिशों पर काफी हद तक अंकुश लगाया गया है। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए ऐसी ही कोशिशों के दौरान चुनाव आयोग ने अब तक 1760 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की सामग्री और नकदी जब्त की है। सबसे अधिक 659 करोड़ से अधिक की जब्ती अकेले तेलंगाना से हुई है। दूसरे नंबर पर राजस्थान रहा है। वहां से अब तक 93 करोड़ की नकदी सहित 650 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। दोनों राज्यों में अभी चुनाव होने हैं। राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग है। चुनाव आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश से 33 करोड़ की नकदी सहित कुल 323 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त हुई है। छत्तीसगढ़ से करीब 21 करोड़ की नकदी सहित कुल 76 करोड़ की जब्ती हुई है। इनमें वोटरों को बांटने के लिए लाए जा रहे 26 करोड़ से ज्यादा के उपहार भी शामिल हैं। वहीं 50 करोड़ की जब्ती मिजोरम से हुई है। जब्त की गई ये राशि 2018 में इन राज्यों के चुनाव में हुई जब्ती के मुकाबले 7 गुना अधिक है। वर्ष 2018 में इन 5 राज्यों से आयोग ने करीब 239 करोड़ रुपए की जब्ती की थी। RRTS यानी रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार की ओर से अपने हिस्से का पैसा न दिए जाने पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने विज्ञापन फंड का पैसा RRTS प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 1 हफ्ते के भीतर 415 करोड़ रुपए देने को कहा है। अल्टीमेटम देते हुए अदालत ने कहा कि अगर फंड नहीं दिया तो विज्ञापन बजट से पैसा दिया जाएगा। इससे पहले 24 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार 3 सालों में विज्ञापन के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित कर सकती है तो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए फंड भी जरूरी है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। दिल्ली NCR में प्रदूषण और पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि पराली जलाने पर राज्य में लगभग 1000 FIR दर्ज की गई हैं और 2 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। इस पर अदालत ने पंजाब सरकार से कहा कि अगली सुनवाई में वो कोर्ट को बताएं कि कितने किसानों ने अब तक जुर्माना जमा करवाया है। जस्टिस कौल ने कहा कि क्या ये संभव है कि जो किसान अब भी पराली जला रहे हैं उनसे MSP पर फसल ना खरीदी जाए। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे छोटे किसान पराली से भी कुछ आमदनी हासिल कर सकें। अदालत ने कहा कि छोटे किसानों को पराली से निपटने के लिए जरूरी मशीनें राज्य सरकार मुहैया करा सकती है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को आज दिल्ली के शराब घोटाला मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया और अन्य की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया की अपनी समकक्ष पेनी वोंग से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज सुबह हैदराबाद हाउस में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग का स्वागत कर खुशी हुई। विदेश मंत्रियों के बीच हो रहा ये फ्रेमवर्क डायलॉग हमारी रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाएगा। इससे पहले कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। दोनों देशों ने लघुपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग मजबूत करने के साझे हित की प्राथमिकताओं पर भी विचार साझा किए।
ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम रिचर्ड मार्ल्स और विदेश मंत्री पेनी वोंग ने नई दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने वैश्विक और क्षेत्रीय विकास के साथ साथ द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। एनएसए ने विश्व कप क्रिकेट फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए नेताओं को बधाई दी और भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई दोनों क्रिकेटरों की दृढ़ता, खेल भावना और प्रतिभा की प्रशंसा की। और हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अमृत, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मुलाकात हुई है ये अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण मुलाकात है क्योंकि इसका वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड 2+2 डायलॉग है जिसकी मीटिंग कल हुई चारों मंत्रियों के बीच में, पर आज विदेश मंत्री ने अपने जो काउंटर पार्ट है पेनी वोंग, उनसे मुलाकात की। पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ रिलेशनशिप डिस्कस हुआ। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर जयशंकर और पेनी वोंग एक प्रेस वार्ता करेंगे जिसमें हमें पता लगेगा कि ये जो वार्ता थी उसमें क्या ट्रांसपायर किया। पर ये वार्ता क्वाड समिट के जस्ट पहले हो रही है। जैसा कि आप जानती हैं कि जनवरी में क्वाड समिट होनी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड का हिस्सा है, भारत उसकी मेजबानी कर रहा है। तो क्वाड के कॉन्टूर्स, समिट के कॉन्टूर्स इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए गए होंगे। दूसरी बात, एंटनी एल्बनीजी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं जनवरी के एंड में। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही कीन है कि जो सीका है या कोऑपरेशन ऑन जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एग्रीमेंट है उसको कंक्लूड कर दिया जाए जल्दी, क्योंकि उस पर एडवांस नेगोशिएशंस हो रही हैं। 12 राउंड्स हो चुके हैं नेगोशिएशंस के। तो जब प्रधानमंत्री एल्बनीजी आए और प्रधानमंत्री मोदी और वो दोनों स्टार्ट कर दें, क्योंकि उससे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो काफी इम्प्रूव होंगे। तो दोनों विदेश मंत्रियों ने इसका स्टॉक टेकिंग किया होगा और बाकी जो विश्व और जो रीजन के जो मसले हैं, खास करके हमास और इजराइल में चल रही जो संघर्ष है उसकी जरूर चर्चा हुई होगी। जी रमा। अमृत, जिस तरह से आपने टाइमिंग की बात की है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को देखते हुए, वैश्विक परिदृश्य देखते हुए, वैश्विक परिदृश्य में जिस तरह से तमाम जो कूटनीतिक वार्ता चल रही है या योजनाएं हैं उनको देखते हुए, ये जो टाइमिंग है इसको भी विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे। क्वाड की भी आपने बात की। मैंने वही कहा कि क्वाड से जस्ट पहले ये मीटिंग हुई है, तो क्वाड के कंटूर्स इंपॉर्टेंट होंगे, खास करके चाइना की बिलिजरेंस की वजह से, जिस तरह का वो अग्रेसिव रोल प्ले कर रहा है। तो क्वाड के संदर्भ में, इंडो पैसिफिक के सिक्योरिटी के संदर्भ में और खास करके उसके जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, मैरिटाइम अवेयरनेस, डोमेन अवेयरनेस। हम रणनीतिक साझेदारी की बात करते हैं तो वो कितना आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है? काफी ब्रॉडन करने की कोशिश हो रही है। दोनों देश, आपको पता है कि मई में प्रधानमंत्री ने दौरा किया था ऑस्ट्रेलिया का। तो ये इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप है इंडो पैसिफिक के लिहाज से भी, डिफेंस कोऑपरेशन के लिहाज से भी, आपकी पीपल टू पीपल टाइज और खास करके जो स्किल्ड माइग्रेशन मोबिलिटी है उसके लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी आपके लिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी डिफेंस प्रोडक्शन को या डिफेंस इक्विपमेंट की जो प्रोडक्शन है, खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसको बूस्ट देना है, उनके पास जिस तरह के आयरन ओर रिजर्व, मैग्नीज रिजर्व्स हैं, वो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इसीलिए हमने देखा कि एक्टा साइन किया गया, वो एक देखा जा रहा है कि इंटरिम ट्रेड डील थी। इसीलिए सीका को कंप्लीट करना या उसको सिरे चढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण है कई मायनों में। आप नजर बनाए रखें अमृत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले का प्रथम चरण 14 कोसी परिक्रमा कड़े सुरक्षा के बीच बीती मध्य रात्रि से शुरू हो गया, जो आज दिन भर चलेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सरयू स्नान के बाद श्रद्धालु राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी आदि मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं और नागेश्वर नाथ महादेव को अभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है।
जिला प्रशासन ने मेले में 15 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का दावा किया है। स्वयंसेवी संगठनों ने जगह जगह शिविर लगाए हैं और प्रशासन क्लोज सर्किट टीवी के साथ ही ड्रोन कैमरे के माध्यम से संपूर्ण मेला क्षेत्र पर नजर रखे हुए है। आगे बढ़ने से पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही कई नवीनतम तकनीक से भी किसानों को रूबरू कराया जा रहा है। झारखंड के खूंटी में इफ्को की पहल पर इस यात्रा के दौरान ड्रोन तकनीक के जरिए खेतों में नैनो यूरिया, DAP समेत उर्वरक और दवाओं का छिड़काव किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान खूंटी के तोरपा, दियाकेल और बारकुली के पास नवनिर्मित किसान पाठशाला में ड्रोन स्प्रे के माध्यम से टमाटर, मटर और आलू के खेत में नैनो यूरिया, नैनो DAP और सागरिका का छिड़काव किया गया। इस दौरान पहली बार तोरपा प्रखंड और आसपास के किसानों ने खेतों में ड्रोन स्प्रे का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जगह जगह केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही कैंप के माध्यम से लाभुकों को जोड़ा भी जा रहा है। उसी कड़ी में इफ्को की ओर से इस यात्रा के दौरान किसानों को नवीनतम तकनीक की जानकारी भी दी जा रही है। इफ्को के प्रबंधक चंदन कुमार ने बताया कि इस तकनीक के कई फायदे हैं और कम उर्वरक के इस्तेमाल के बावजूद पैदावार अधिक होती है। के बीच में अवेयरनेस जितना आएगा ना, उतनी ज़्यादा अच्छी तकनीकी जाएगी किसानों के बीच में, खर्च कम लगेगा और किसान खुद ब खुद अपना खेत को और अच्छा से कर सकेंगे। जो आज कहते हैं ना कि लाभ नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है, दिक्कत हो रही है, रोग बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, पौधा हमारा उत्पादन नहीं दे रहा है, तो इस सारे समस्याओं का ये पैनेसिया है, उसको दूर कर देगा। उन्होंने यह भी बताया कि नैनो यूरिया प्रधानमंत्री के विकसित भारत का सपना है। ड्रोन से छिड़काव करने से पौधे के पत्तों के ऊपरी और निचले हिस्से दोनों में स्प्रे होता है। इससे पौधों को ज्यादा मात्रा में विटामिन, मिनरल्स मिलते हैं और पौधे की ग्रोथ परंपरागत खेती की तुलना में बेहतर होती है। मैनुअल में क्या होता है कि जो हम खाना दे रहे हैं उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, और ये जो हमारा ये डोज है, डोज तो लगभग सेम रहेगा, तो समय ज़्यादा लगेगा, पानी ज़्यादा लगेगा, और जो स्प्रे होगा वो पत्तियों के ऊपरी भाग में केवल होगा, अपर लिप में। जबकि ड्रोन के द्वारा हम करेंगे, समय कम लगेगा, पानी कम लगेगा, और ये पूरा पत्तियों के दोनों साइड में होगा, तो पत्ती इससे अधिक मात्रा में अवशोषित करेगी, जिससे कि कार्य प्रणाली तेजी से बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो ग्रोथ पौधों का ज़्यादा होगा। इस स्थिति में पौधे सही समय पे फल फूल देंगे। यात्रा के दौरान तकनीकी समन्वयक रोशन कुमार ने बताया कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से लंबे समय तक फसलों को सुरक्षित रखा जा सकता है। यहां तक कि आलू जैसी फसल को भी बगैर कोल्ड स्टोरेज के ही लंबी अवधि तक रखा जा सकता है। खेत में जाने की जरूरत नहीं है आपको, आलू के खेत में, तो आपकी उपज अपने आप 10% बढ़ जाएगी। और आपने अगर नैनो यूरिया और नैनो DAP इस्तेमाल किया तो 10% और ले लीजिए, तो 20 से 25% आपको उपज में वृद्धि हुई, खाद की कीमत में कम लगा, और आपको ये मिट्टी की उर्वरकता बची और साथ में समय भी कम लगा। केंद्र सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण को लेकर सतत प्रयत्नशील है तथा कृषकों को उन्नत तकनीक से लगातार जोड़ा भी जा रहा है। इसकी झलक विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी खूंटी में दिखी। इस दौरान ड्रोन तकनीक से सभी किसान प्रभावित भी दिखे और इसके इस्तेमाल में रुचि भी दिखाई। खूंटी से ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार।
वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में भी कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। कॉरिडोर को लेकर सर्वे का काम पूरा हो गया है। ये पूरा कॉरिडोर 5 एकड़ में बनाया जाएगा। सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कॉरिडोर बनाने की यूपी सरकार की योजना को हरी झंडी दे दी है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हृदयंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने आनंद शर्मा और मथुरा के एक अन्य व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश पारित कर दिया। इससे पहले राज्य ने कॉरिडोर के विकास से संबंधित योजना अदालत के समक्ष रखी गई थी। राज्य सरकार की तरफ से यूपी सरकार ने बताया कि भक्तों को दर्शन और पूजा की सुविधा के लिए मंदिर के आसपास करीब 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। योजना के अनुसार गोस्वामियों द्वारा की जाने वाली पूजा अर्चना या श्रृंगार में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उनके पास जो भी अधिकार हैं वे उनका उपयोग करते रहेंगे। सरकार पार्किंग क्षेत्र जैसी सुविधाएं भी बनाएगी और इसका खर्च भी वहन करेगी। संबंधित पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस अदालत को सौंपी गई योजनाओं और उनके कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़े। अदालत न्याय के हित में उचित और आवश्यक मानती है। हम इसे राज्य सरकार के लिए खुला छोड़ते हैं। योजना को लागू करने के लिए क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद जो भी उचित समझें वो कदम उठाएं। कॉरिडोर बहुत ही अच्छा एक प्रयास है और जैसा ठाकुर जी का दिनों दिन परचम लहरा रहा है उससे ये संभावना बनती है और इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे आने वाले वक्त में वो भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि अगर कॉरिडोर नहीं आता तो उस भीड़ का नियंत्रण करना और उसे मंदिर तक सकुशल पहुंचाना, ये दोनों ही बहुत बड़ी समस्याएं थीं जिसमें प्रशासन क्या कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाता। कोर्ट के इस फैसले पर मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इसके बनने के बाद श्रद्धालुओं को काफ़ी आसानी होगी और वो आराम से दर्शन कर सकेंगे और पर्यटन भी अच्छा होगा। हमें तो खुशी होती है कि इतना अच्छा काम हो गया है। अभी कॉरिडोर बनेगा और इतना रास्ता साफ हो जाएगा और अभी भक्तजन जितने भी आएंगे बांके बिहारी देखने का और अच्छी तरह से कंफर्टेबली एक दर्शन हो सकता है और बहुत सुंदर भी होगा, बहुत खूबसूरत होगा। और जिसको कुछ ऐसे सोच रही थी उनका क्या होगा, सबका अच्छा ही होगा, सबका भला होगा। इसमें जनहित याचिका में कहा गया था कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण कानून व्यवस्था की समस्या हो रही है। चोरी, लूट और संपत्ति के नुकसान के लिए कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। याचिका में भारी भीड़ के कारण भक्तों की मौत के मामलों का भी जिक्र किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार स्थानीय प्रशासन मंदिर तक उचित पैदल गलियारे सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है, लेकिन वो दायित्व में पूरी तरह से विफल रहा है। कई दुर्घटनाओं के बावजूद जिला प्रशासन या राज्य सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 31 जनवरी 2024 तय की है। इस आदेश की हम संत समाज सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि वृंदावन बांके बिहारी जी मंदिर सुप्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं और इतनी भीड़ लगी रहती है। करोड़ों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जो लोग आस्थावान हैं, बांके बिहारी जी में श्रद्धा और आस्था रखते हैं। कॉरिडोर बनना चाहिए, हमारे ठाकुर का दिव्य भव्य मंदिर बने, अच्छी बात है, व्यवस्थाएं बननी चाहिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष और मध्य पूर्व के हालात पर ब्रिक्स देशों की आपातकालीन वर्चुअल बैठक आज आयोजित की जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स समेत आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि गाजा में मौजूद मानवीय संकट पर एक संयुक्त बयान देंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बैठक में भाग लेंगे। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है।
इजरायली सेना ने लेबनान में इमारतों पर किए गए हमलों का वीडियो जारी किया है। इजरायली सेना ने कहा कि उन्होंने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें लड़ाकू जेट, सैन्य टैंक और एक हेलीकॉप्टर शामिल है। इससे पहले हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब देने के लिए इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया था। इस मिसाइल हमले से लेबनान का एक संयंत्र भी तबाह हो गया था। गाजा में फंसे 26 बोस्नियाई लोग और उनके फिलिस्तीनी रिश्तेदारों का पहला समूह पिछले हफ्ते बोस्नियाई राजधानी साराजेवो पहुंचा। अधिकारियों ने कहा कि बोस्निया में बिना रिश्तेदारों वाले लोगों को शरणार्थी केंद्र में रखा जाएगा। विदेश मंत्री एल्मेडिन कोनाकोविच ने बताया कि गाजा से निकाले गए 11 लोगों का एक और समूह यहां आने वाला है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन की यात्रा के दौरान उसे $10 करोड़ की नई सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। यूक्रेन के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सहायता पैकेज की घोषणा की गई। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को दीर्घकालिक अमेरिकी सहायता का आश्वासन दिया। फरवरी 2022 में रूसी सैन्य अभियान शुरू होने के बाद से अमेरिका यूक्रेन को अब तक $44 अरब से अधिक की सुरक्षा सहायता दे चुका है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ब्रिटेन की राजकीय यात्रा पर पहुंचे। आर्थिक संबंधों और सुरक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के इस दौरे को अहम माना जा रहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात करेंगे। दक्षिण कोरिया में ब्रिटिश राजदूत कॉलिन क्रूक्स ने इस यात्रा को दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षण बताया है। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर है। संगठित क्षेत्र में नई नौकरियां बढ़ी हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने सितंबर में 17.21 लाख सदस्यों को जोड़ा है। ये जानकारी श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में सामने आई है। सोमवार को श्रम मंत्रालय ने बताया कि सितंबर माह में करीब 8.92 लाख नए सदस्य ईपीएफओ की योजनाओं से जुड़े। नए सदस्यों में 58.92% 18 से 25 साल की उम्र के हैं। ये बताता है कि जो सदस्य कार्यबल से जुड़े हैं उनमें बड़ी संख्या में युवा हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें पहली बार नौकरी मिली है। नियमित वेतन पर रखे गए लोगों के आंकड़ों से पता लगता है कि 11.93 लाख सदस्य बाहर निकले, लेकिन फिर से वे ईपीएफओ से जुड़े, यानी उन्होंने अपनी नौकरी बदली। आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में 3.67 लाख सदस्य ईपीएफओ से बाहर हुए। ये पिछले महीने के मुकाबले 12.17% कम है। ईपीएफओ से बाहर होने वाले सदस्यों की संख्या जून 2023 से लगातार घट रही है। मंत्रालय ने बताया कि सितंबर के दौरान 8.92 लाख नए सदस्यों में से करीब 2.26 लाख महिला सदस्य हैं जो पहली बार ईपीएफओ से जुड़ी हैं। पेरोल के राज्यवार आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा सदस्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा में जोड़े गए हैं। और अब नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा का आईपीओ मंगलवार 21 नवंबर को लॉन्च हो रहा है। निवेशक इस इशू के शेयरों के लिए 23 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे। इशू का प्राइस बैंड 30 से 32 रुपए प्रति शेयर है। लॉट साइज 460 का है, यानी एक एप्लीकेशन के लिए कम से कम 460 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी और इसके बाद इसके मल्टीपल में बोली लगाई जाएगी। ऊपरी प्राइस बैंड के आधार पर एक रिटेल निवेशक कम से कम 1 लॉट यानी 14,720 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट यानी 1,91,360 रुपए की बोली लगा सकता है। चीन और सऊदी अरब ने $7 अरब के करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मिडिल ईस्ट के देश अपने तेल के अलावा होने वाले कारोबार को डॉलर से अलग करना चाहते हैं। ये समझौता 3 सालों के लिए हुआ है। सऊदी अरब तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और चीन सबसे बड़ा उपभोक्ता। ओपनएआई के निवेशक सैम अल्टमैन को नौकरी से निकालने के लिए बोर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी से 500 से 700 कर्मचारियों ने बोर्ड को लिखा है कि वे कंपनी से बाहर जाने के लिए तैयार हैं। इस बीच सैम ने माइक्रोसॉफ्ट की नई एआई रिसर्च टीम को ज्वाइन कर लिया है। सत्या नडेला ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। रेलवे जल्द ही मुंबई की लोकल ट्रेन्स में सामान बेचने के लिए हॉकर्स को लाइसेंस देने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर 28 नवंबर को इसके लिए बोलियां लगाई जा सकती हैं। इसके जरिए रेलवे का मकसद राजस्व को बढ़ावा देना है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 2000 हॉकर्स को लाइसेंस दिया जाएगा। इनमें से 1500 हॉकर्स लोकल ट्रेन्स में और 500 हॉकर्स लंबी दूरी की ट्रेन्स में सामान बेच सकेंगे।
बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच का कहना है कि वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में निवेशकों की दिलचस्पी को लेकर के कंफ्यूज्ड और आश्चर्यचकित हैं। उनके मुताबिक 90% लोगों ने इस सेगमेंट में पैसा गंवाया है, लेकिन फिर भी लोगों की इसमें दिलचस्पी बनी हुई है। सेबी चीफ के मुताबिक निवेशकों को लॉन्ग टर्म पर ध्यान देने की जरूरत है। नवंबर महीने में अब तक क्रिप्टो करेंसी में $173 मिलियन का नुकसान हुआ है, जिसमें 2 घटनाओं से 91% का नुकसान हुआ। ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षा कंपनी सर्किट के मुताबिक नवंबर में पहले ही 2023 में चौथा सबसे बड़ा मासिक घाटा दर्ज किया गया है। आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए 4 सहकारी बैंक और एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान पर 67 लाख रुपए से ज्यादा का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। जिन सहकारी बैंकों और एनबीएफसी पर जुर्माना लगाया गया उनमें नासिक मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेसाड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, पुदक्कोट्टई कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड और एनबीएफसी सैम्पर्स फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। आरबीआई ने कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल के बोर्ड में डायरेक्टर के तौर पर हिंदुजा ग्रुप के 5 प्रतिनिधियों को शामिल करने को मंजूरी दे दी। दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कैपिटल के बोर्ड में अमर चिंतापंत, शरद चंद वी जरेगांवकर, मोसेस न्यूलिंग हार्डिंग जॉग, भूमिका बत्रा और अरुण तिवारी को शामिल किया गया है। आरबीआई ने 29 नवंबर 2021 को गंभीर समस्याओं की वजह से अनिल अंबानी की इस कंपनी के बोर्ड को भंग कर दिया था। भारत में मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए कारोबार करने वाली कंपनी एमवे इंडिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिकायत दर्ज कराई है। ईडी का आरोप है कि एमवे इंडिया ने 4000 करोड़ रुपए की अवैध आय अर्जित की और इसका एक बड़ा हिस्सा देश के बाहर स्थित बैंक खातों में भेजा। ईडी ने एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ हैदराबाद विशेष पीएमएलए अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। केंद्र सरकार ने विनय एम टोस को 30 नवंबर 2025 तक भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। नियुक्त से पहले टोस पीएसयू बैंक में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। सितंबर में एसबीआई के वरिष्ठ पद के लिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा राज्य के स्वामित्व वाले बैंक के उप प्रबंधक की सिफारिश की गई थी। और कारोबार जगत के बाद अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत की। तो खेल जगत की खबरें लिए सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ खास खेल जगत में आज? जी बिल्कुल रमा, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री लगातार भारत के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने में अव्वल खड़े नजर आते हैं। आईसीसी विश्व कप के फाइनल में भले ही भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली हो, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन टीम ने पूरे विश्व कप में किया उसकी प्रशंसा हर ओर की जा रही है। फाइनल मैच के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। मुस्कुराइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। होता है। कहा राहुल कहते हैं आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू खेलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ा सर तो घर से तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए होता है। होता रहता है ऐसा। हाँ। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। तो वाकई शानदार प्रदर्शन किया था भारतीय क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व कप में और प्रधानमंत्री ने टीम का हौसला बढ़ाया और कहा कि आपने पूरे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया, 10 मैच जीते, जिसकी प्रशंसा हर कोई कर रहा है। बात कर लेते हैं फुटबॉल की। भारतीय फुटबॉल टीम 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर्स के दूसरे दौर के मुकाबले में आज कतर के विरुद्ध मैदान पर उतरेगी। तो उसे ग्रुप ए में
अपनी सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा। क्वालिफायर्स के पहले मैच में कुवैत को 1-0 से हराने के बाद भारतीय टीम का हौसला बढ़ा हुआ है। भारत घरेलू मैदान पर कतर को कड़ी टक्कर देने की उम्मीद करेगा, लेकिन मेहमान टीम प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगी। इटली की फुटबॉल टीम ने यूरो 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम ने ये कामयाबी यूक्रेन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर हासिल की। वहीं यूक्रेन के लिए अभी भी क्वालिफाई करने का रास्ता प्लेऑफ के जरिए खुला हुआ है। इटली की टीम ग्रुप सी में इंग्लैंड के बाद दूसरे स्थान पर रही। वैसे अब प्लेऑफ मुकाबलों का ड्रॉ 23 नवंबर को निकलेगा। प्लेऑफ के मुकाबले मार्च में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में अर्जेंटीना के विजयी अभियान के दौरान लायनल मेसी की पहनी हुई 6 जर्सियों को नीलाम किया जाएगा। नीलामी में $1 करोड़ यानी करीब 83 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलने की आशा है। अपने दमदार खेल से अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को 2022 फुटबॉल विश्व कप का सरताज बनाने वाले लायनल मेसी एक बार फिर चर्चा में हैं। लेकिन इस बार अपने खेल के लिए नहीं, बल्कि उस टी शर्ट के लिए जिसको पहनकर उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व फुटबॉल का खिताब दिलाया। फीफा विश्व कप 2022 में अर्जेंटीना के विजयी अभियान के दौरान लियोनेल मेसी की पहनी हुई 7 में से 6 जर्सी को नीलाम किया जाएगा। नीलामी में $1 करोड़ यानी लगभग 83 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलने की आशा है। नीलामी करने वाली संस्था सादबी के अनुसार ये खेल यादगार वस्तुओं का अब तक का सबसे मूल्यवान संग्रह बन सकता है। सादबी ने सोमवार को कहा कि वो अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी की कतर में पहनी गई 7 जर्सियों में से 6 को न्यूयॉर्क में बिक्री के लिए रखेंगे। इनमें वो जर्सी भी शामिल है जो उन्होंने फ्रांस के विरुद्ध फाइनल में ऐतिहासिक जीत के दौरान पहनी थी। मेसी फुटबॉल के दूसरे कई खिलाड़ियों की तरह अक्सर प्रत्येक मैच के अंत में प्रतिद्वंदी टीम के किसी खिलाड़ी के साथ अपनी टी शर्ट की अदला बदली करते रहे हैं। गौरतलब है कि कतर विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को हराकर तीसरी बार विश्व खिताब पर कब्जा जमाया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रमा के पास। बहुत शुक्रिया सुचित्रा तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है। कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं। राजस्थान की महिलाएं संलग्नानि सन्ति। प्रधानमन्त्री मोदी अद्य पुनः उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्रिणा सह दूरभाषसंवादं कृतवान्। सुरंगे बद्धश्रमिकाणां दृश्यांकनस्य भोज्यं प्रापणस्य प्राप्ता सूचना। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् श्रमिकान् ससुरक्षं निष्कासनम् अस्ति सर्वोच्च प्राथमिकता। कांग्रेसदलम् अद्य राजस्थानस्य निर्वाचन घोषणापत्रं ख्यापयेत्। राहुल गान्धेः उदयपुरे जनसभा, तत्रैव दलस्य वरिष्ठ नेता अद्य जयपुरे कुर्यात् पत्रकारवार्ताम्। ओडिशा यात्रायाम् अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः बादाम पहाड़ इत्यत्र 3 नूतन रेलयानेभ्यः हरितपताकां प्रदर्शितवती। रायरंगपुर डाक प्रभागस्य कौशल प्रशिक्षण केन्द्रस्य च कृतम् उद्घाटनम्। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः विदेशमन्त्रिणोः दिल्ल्याम् अद्य विदेशमन्त्रिस्तरीय प्रारूप संरचना वार्ता। अस्यां वार्तायां परस्परहितस्य क्षेत्रीये वैश्विक प्रकरणेषु अपि विचाराणाम् आदानप्रदानं भवेत्। अयोध्यानगर्यां प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेलकस्य प्रथमचरणस्य परिक्रमा गत मध्यरात्रौ आरब्धा। अस्मिन् अवसरे बृहत् संख्यायां सरयू स्नानात् परं श्रद्धालवः रामजन्मभूमौ कनकभवने हनुमानगढ़ी मन्दिरे दर्शनं पूजनं च कुर्वन्तः सन्ति। विश्व मत्स्य दिवसः अद्य।
प्रतिवर्षं नवम्बर मासस्य 21 दिनाङ्के विश्वे दिवसः अयम् आमान्यते। विश्वे धीवराः मत्स्यकृषकाः समभावं प्रदर्शयितुम् आमान्यते दिवसः अयम्। अस्मिन् अवसरे अद्य केन्द्रीय मत्स्य पशुपालन मन्त्री परषोत्तम रूपाला अहमदाबादे भारतीय वैश्विक मत्स्य सम्मेलनम् उद्घाटयेत्। इस्राएल हमास संघर्षे चर्चार्थं ब्रिक्स देशानाम् आपातकालीनम् आभासीयोपवेशनम् अद्य। ब्रिक्स अर्थात् ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणाफ्रिका देशान् समेत्य आमन्त्रित देशानां प्रतिनिधयः च गाजा क्षेत्रे वर्तमान मानवीय संकटे संयुक्त वक्तव्यं प्रदद्युः। संयुक्त राष्ट्र महासचिवः अपि स्यात् सम्मिलितः। गोवा राज्ये भारतीय अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवे अद्य 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो इत्यस्य उपक्रमस्य अभवत् उद्घाटनम्। सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः कृतवान् शुभारम्भम्। और अब आपको ले चलते हैं राजस्थान के कोटा में प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभा में। कांग्रेस ने चंबल रिवर फ्रंट में कैसे कैसे घोटाले किए हैं वो भी आपसे छिपा नहीं है। लोगों पर दबाव बनाकर कांग्रेस ने जिन घंटों को जबरन खुलवाने की कोशिश की उसने एक गरीब मजदूर और एक इंजीनियर का जीवन छीन लिया। आज लोग खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि गहलोत सरकार 25 नवंबर को वोटिंग वाले दिन एक घंटा खुलवाने का दबाव डाल रही थी। राजस्थान में बनने वाली भाजपा सरकार न सिर्फ इस हादसे की जांच करवाएगी बल्कि सबको न्याय भी सुनिश्चित करेगी। मेरे परिवारजनों, यहां हम लोग बड़े गौरव के साथ माथा ऊंचा करके कहते हैं, दाल बाटी चूरमा हाड़ोती के सुरमा। लेकिन सुरमाओं की इस धरा को कांग्रेस ने दंगाइयों का खुला मैदान बना दिया है। पीएफआई एक आतंकी संगठन है। भारत सरकार ने इस पर बैन लगाया है, प्रतिबंध लगा हुआ है, वो गैर कानूनी है। लेकिन कोटा में पीएफआई की रैली निकलती है, जुलूस निकलता है और कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? सोई पड़ी है। तुष्टीकरण की गुलाम कांग्रेस सरकार आतंक परस्तों से डरती है और राजस्थान का भला चाहने वालों पर, जिनको मान सम्मान देना चाहिए, जिनका गौरव करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करती है। यहां राजस्थान में रामनवमी के, हनुमान जयंती के जुलूस रोके जाते हैं, पावन त्योहारों में कर्फ्यू लगाए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के शासन में आतंकी संगठन पीएफआई की रैली पूरे शान से पुलिस बंदोबस्त के साथ कराई जाती है। ऐसी कांग्रेस सरकार जितने दिन यहां रहेगी उतना ही राजस्थान का नुकसान होगा। मेरे परिवारजनों, भाजपा की प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण है।
वहीं कांग्रेस की प्राथमिकता महिलाओं का अपमान है, महिलाओं पर अत्याचार है। यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की महिलाएं बलात्कार के, रेप के झूठे आरोप लगाती है। मैं जरा माताओं बहनों को पूछता हूं, क्या ये कभी संभव है क्या? कोई बहन इस प्रकार की शिकायत करने के लिए खुले में जाए, ये संभव है क्या? मैं जरा भाइयों से पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में कहीं पर भी ऐसा हो सकता है क्या? ये देश की माताओं बहनों पर राजस्थान सरकार का गंभीर आरोप है। ये देश की माताओं बहनों के संस्कार पर उन्होंने कलंक लगाने की कोशिश की है। मेरी माताएं बहनें, आपके सम्मान पर इस प्रकार की चोट करने वाले कांग्रेस को एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। और मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री कहते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और इसलिए वो तो ऐसे प्रमाण पत्र दे रहे हैं जैसे बहनों बेटियों पर अत्याचार करना अत्याचारियों का अधिकार है। कांग्रेस की मंत्री की ये हरकत, मैं जरा राजस्थान के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं राजस्थान के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? क्या कोई नारी का अपमान करे उसे कोई मर्द कहता है क्या? कोई नारी की बेइज्जती करे उसे कोई मर्द कहता है क्या? जो नारी के सम्मान को लूटे उसे कोई मर्द कहता है क्या? क्या कभी कोई मर्द ऐसा पाप करता है क्या? क्या कभी कोई मर्द मन में भी ऐसा सोच सकता है क्या? गहलोत जी, ये आपके दरबारी लोग क्या बोल रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है? राजस्थान के तो मर्द वो है जो बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपना सर कटवाने के लिए मैदान में उतरते हैं। आप देख रहे थे राजस्थान के कोटा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा का सीधा प्रसारण। और अब देखिए अगला कार्यक्रम राजस्थान से चुनावी रथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार। नमस्कार। राजस्थान के चुनावी रण में हमारी टीम अब आ पहुंची है भीलवाड़ा, जिसका है सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और औद्योगिक